नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नगरपालिका चेयरपर्सन संतोष खुराना के निवास पर पहुंचे अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला बोले, दोषियों को बचाने में नहीं बल्कि सजा दिलवाने में विश्वास रखती है सरकार। एक बार फिर अंबाला में कोरोना ने दी दस्तक, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। ओबीसी समाज के अधिकार यात्रा पहुंची करनाल, कांग्रेस नेताओं ने भी किया इस पद यात्रा का समर्थन। और अब समाचार विस्तार से। पुंडरी में नगरपालिका चेयरपर्सन संतोष खुराना के निवास पर पहुंचे अजय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी। चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार पेपर लीक मामले में दोषी लोगों को बचाने में नहीं बल्कि सजा दिलवाने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से सरकार गठन के बाद किसानों का दाना दाना खरीद करने का काम कर रही है और देश में हरियाणा एक ऐसा मात्र प्रदेश है जिसमें 13 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। पुंडरी पहुंचने पर जसपा कार्यकर्ता द्वारा अजय सिंह चौटाला का भव्य स्वागत किया गया और मोटरसाइकिल व कारों के काफिले के साथ उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। बता दें कि हाल ही में नगरपालिका चेयरपर्सन जजपा ज्वाइंट चंडीगढ़ में राजू ढोलपाई के नेतृत्व में दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में की गई थी और अब पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला का उनके निवास पर आना पुंडरी हल्के में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, सरकार का काम होता है वो उस पर एक्शन ले और सरकार इस मामले में पूरे मुस्तैदी से हर मामले को एक्शन लेने का काम कर रही है। आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आपकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। अगर कोई इस तरह की बेकायदगी आपके नोटिस में आती है तो आप भी सीएम विंडो के माध्यम से और दूसरे माध्यम से उसे उजागर करने का काम करें। किसानों को यही विश्वास और भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। किसानों के सामने 2-3 समस्याएं बहुत गंभीर रही हैं इस बार। एक तो प्याज जीरी बेचने की और दूसरा डीएपी खाद की बड़ी किल्लत रही। उसके बावजूद अब यूरिया खाद पाने के लिए भी किसानों को बड़ी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो सरकार की क्या व्यवस्था? खाद की कमी की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर हुई पर अब वो मामला ठीक हो गया है। जहां तक आप परचेज की बात करते हैं, पिछले 2 साल से जब से हरियाणा प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी की सरकार का गठन होने के बाद हमने किसान का दाना दाना खरीद करने का काम किया, उसका भुगतान सीधा उसके अकाउंट में किया। और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 13 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही हैं और 13 एमएसपी प्राइस पे भी नहीं, उससे भी ज़्यादा पे। आज कॉटन का रेट एमएसपी का कुछ है, वास्तविकता बाजार में कुछ और है। ग्वार का रेट भी इसी तरीके से, सरसों का रेट भी इसी तरीके से। आप दूसरी क्रॉप्स भी देखें, बाजरा जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था उसने हमने किस रेट पे बिकवाया, आज भी भावांतर स्कीम के तहत वो बिक रहा है। डॉक्टर साहब, एमएसपी पे राय क्या है आपकी? एमएसपी बढ़ना चाहिए या ये तो पहले दिन से इस बात के पक्षधर रहे हैं और इस बात का पहले दिन से विश्वास भी किसान को दिलाया था कि अगर आपकी एमएसपी पे आंच आएगी तो हम इस सरकार को तिलांजलि देने वाले पहले लोग हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा मास्क अनिवार्य कर दिया गया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो चालान भी किए जाएंगे। पर लेकिन अभी भी अंबाला शहर के बाजारों के हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों के चेहरे से मास्क भी गायब हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ने से किस प्रकार रोका जाएगा, यह सवाल फिर से खड़ा होता है। हरियाणा कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे जानकारियां सामने आती जाएंगी वैसे वैसे इसे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उसमें लोगों को
स्वयं की प्रेरणा से इसका पालन करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। जो विदेश से आने वाले लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, कुछ कदम उठाने की? नहीं, वो तो केंद्र ने वो तो हिदायतें जारी कर ही दी हैं और जो हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ओबीसी समाज द्वारा अपने अधिकारों के लिए जो अधिकारी यात्रा 28 नवंबर को रोहतक से शुरू की गई थी, वह कल शाम हरियाणा के करनाल पहुंची। रोहतक से गोहाना से पानीपत होते हुए करनाल पहुंची इस यात्रा का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना है। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि मौजूदा सरकार ने ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी वर्ग को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। उनके अनुसार ओबीसी समाज का एक हिस्सा 6 लाख रुपए सालाना इनकम होने पर आर्थिक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। वैसे समाज के दूसरे वर्ग पर यह नियम 8 लाख या उससे अधिक सालाना इनकम होने पर लागू होता है। इसी के साथ राजनीति में 27% आरक्षण को लेकर भी ओबीसी समाज द्वारा आवाज उठाई जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीति में उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर यह अधिकारी यात्रा शहर के नमस्ते चौक पर पहुंची। करनाल पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं द्वारा इस पद यात्रा का समर्थन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के करनाल जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह भी मौजूद रहे। ओबीसी समाज के पदाधिकारियों द्वारा त्रिलोचन सिंह को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि आने वाली 9 दिसंबर को राज्यपाल के नाम भी यह ज्ञापन सौंपा जाएगा और ओबीसी समाज के अधिकारों की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। ओबीसी अधिकार यात्रा करनाल में शुरू की गई। देखिए, ओबीसी अधिकार यात्रा 28 नवंबर से शुरू हुई है। इसका जो शुभारंभ किया गया रोहतक में किया गया और वहाँ से ये ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। ओबीसी वर्ग में अभी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जैसे कि आपको पता है कि आरक्षण जो दिया जाता है ओबीसी वर्ग में आर्थिक आधार पर दिया जाता है और अब बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। एक ओबीसी वर्ग जिनकी की इनकम सालाना इनकम जो होगी 6 लाख के आसपास है या 6 लाख से ऊपर है, तो उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और दूसरा वर्ग एक ऐसा स्पेशल ओबीसी वर्ग जिसकी सालाना इनकम अगर 8 लाख है तो वो फिर भी आरक्षण ले सकता है। तो इस तरह ओबीसी वर्ग में ही इससे ओबीसी वर्ग में ही भेदभाव कर दिया है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी है, जिसके लिए ये ओबीसी अधिकार यात्रा चल रही है। इसी तरह राजनीति में, पंचायती राज में जो 27% का आरक्षण होना चाहिए, उसके लिए भी हम ये अधिकार यात्रा कर रहे हैं और हम इस यात्रा का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। एक बार फिर अंबाला से कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा कड़े दिशा निर्देश पेश किए जा रहे हैं कि किसी भी हालत में स्थिति ना बिगड़े। और वहीं अंबाला की बात करें तो बीते कई दिनों से अंबाला में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया था। अंबाला का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा था, पर आज काफी समय के बाद अंबाला में कोरोना के मामले सामने आए हैं। अंबाला जिले से कोरोना के 2 मामले पकड़े गए हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग अभी भी आम जनता से अपील कर रहा है कि स्वस्थ रहें और मास्क का पालन जरूर करें और सरकार के आदेशों की पालना करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जींद के व्यापारी श्याम सुंदर की हत्या के मामले में जींद पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी धर्मेंद्र वासी जाखोदा को दिल्ली से राहदारी रिमांड पर लेकर अदालत जींद में पेश किया है और आरोपी का 10 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। आरोपी से गहनता से पूछताछ करके अन्य आरोपियों को ठिकानों का भी पता लगाया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाले शूटर्स का भी पता लगाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्याकांड में जींद पुलिस द्वारा दिन रात मेहनत की जा रही है। आरोपी धर्मेंद्र पहलवान जो व्यापारी श्याम सुंदर की हत्या के आरोप में वांछित था, जिस पर 2 लाख का इनाम रखा गया था, उसे दिल्ली पुलिस द्वारा रोहिणी से काबू किया गया है और सूचना जींद पुलिस को मिली है। जिस सूचना पर जींद पुलिस द्वारा आरोपी को राहगिरी रिमांड पर लेकर जींद लाया गया और जहां आरोपी को अदालत में पेश करके 10 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। एक अन्य आरोपी नरेश वासी पोखरी खेड़ी जींद पुलिस द्वारा पहले ही काबू किया जा चुका है, जो 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। रोहतक रोड पे दिनांक 23/11/21 को 3 नामालूम नौजवान लड़कों ने गोलियां बरसाकर श्याम सुंदर बंसल व्यापारी की हत्या कर दी थी। वह उनके भतीजे हन्नी बंसल को भी इस वारदात में गोली लगी थी। तो इसके पश्चात पुलिस ने हन्नी बंसल के बयान पर बलजीत पोखरी खेड़ी धर्मेंद्र व 10 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। तो इस मामले में जींद पुलिस को कल एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो नामजद आरोपी धर्मेंद्र, जो कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से इस हत्याकांड में इन्वॉल्व था, कल हम उसको दिल्ली पुलिस की रोहिणी अदालत से
ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। आज हमने उसको इलाका मजिस्ट्रेट के जीन में पेश करके और 10 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया है। इस दौरान हम उससे मुकदमा की वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ करेंगे। जो शूटर्स थे उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जो अन्य आरोपी हैं बलजीत पोखरी खेड़ी वगैरह, उनके ठिकानों पर रेड कर और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने स्वीकार किया कि वो इस हत्याकांड में शामिल थे? हाँ, अभी प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें उसने स्वीकार किया है कि वो इसमें शामिल था और उसकी योजना में बलजीत पोखरी खेड़ी के साथ वो शामिल रहा है। क्यों मारा जी सर उसको? अभी जो मुख्य उद्देश्य है वो तो कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान जो पूछताछ होगी 10 दिन तक गहराई से हम उससे पूछताछ करेंगे, उसके पश्चात ही सामने आएगा। अभी हमारे पास जो मुख्य आरोपी वह नरेश पोखरी खेड़ी 4 दिन के रिमांड पे है और धर्मेंद्र जो है आज हमने पेश किया है वो हमारे पास 10 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर है और इस दौरान उससे गहराई से पूछताछ की जाएगी और जो मुख्य उद्देश्य है वो तब सामने आएगा। शादी के कार्यक्रम में मुफ्त का खाना खाने आए 2 नशेड़ियों ने 65 वर्षीय वेटर को नुकीली चीज से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना ओल्ड फरीदाबाद इलाके की है। पुलिस के मुताबिक वेटर की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को मात्र 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि ओल्ड फरीदाबाद में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक शादी समारोह में देर रात एक शादी समारोह में एक बुजुर्ग वेटर की हत्या कर दी गई थी और पुलिस के मुताबिक ये आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि और वारदातों का भी खुलासा हो सके। कल रात को ओल्ड फरीदाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में मुकेश गुप्ता जी हैं पल्ला से, उनकी बेटी की शादी थी। डब्बा से बारात आई हुई थी। वहाँ पे जो एक वेटर था राम सौभाग्य प्रसाद, जो पीछे से बिहार के रहने वाले थे, काफ़ी साल से यहीं रह रहे थे, तो वो वहाँ वेटर का काम कर रहे थे। तो किसी ने तेजनुमा हथियार से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया और सीपी साहब फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में काम करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 6 घंटे के अंदर प्रबंधक थाना ओल्ड इंस्पेक्टर दिनेश व क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको 5-6 घंटे के अंदर ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। सर, किस बात को लेकर के इस तरीके का कदम उठाया गया और जो हथियार इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है कि लोहे की पत्ती है? जी जी, को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? ये आवारा टाइप के लड़के हैं जो अरेस्ट किए हैं अब तक, गौरव और सोनू। इनका काम ही ये है, ये इस धर्मशाला के आसपास ही रहते हैं। कोई शादी या कोई फंक्शन का प्रोग्राम होता है तो बगैर बुलाए ये वहाँ पहुँच जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और निकल जाते हैं। कल भी इन्होंने वहाँ बगैर बुलाए पहुँचे हैं, खाना खाया है। उसके बाद ये जो वेटर है, मृतक है, ये वहाँ झूठी प्लेट साफ़ कर रहा था, तो इसने अपनी चादर थी वो साइड में रखी हुई थी, तो ये प्लेट रखी इन्होंने। उसके बाद इसकी चादर को लेके चल पड़ी। इसने इनको कहा, टोका टोकी की, इसके ऊपर इनकी कहासुनी हो गई और वहाँ आसपास ही पड़ी हुई एक लोहे की पत्ती थी जिससे इन्होंने वार किया, जिससे ये वेटर थे एक्सपायर हो गया। सर, जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं, क्या पहले भी इस तरीके की कोई काम कर चुके हैं या फिर पहली बार किया है? नहीं, ये आरोपी किसी संगीन अपराध में तो पहले नहीं आए हैं, लेकिन गौरव के ऊपर पहले 3-4 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अभी करीबन 1 महीना पहले ये जेल से बाहर आया है और सोनू के ऊपर भी 1 चोरी का मुकदमा दर्ज है। सर, जिस तरीके दोनों की उम्र कितनी है और ये क्या उसी इलाके से रहने वाले हैं और मृतक कहाँ का है? मृतक बिहार का रहने वाला है और ये जो अपराधी हैं, गौरव की उम्र 19 साल है, सोनू की 22 साल है और ये शास्त्री कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी इनको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ करी जाएगी। अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चोरी व ठगी के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों ने चोरी व ठगी को अपना पेशा बना लिया है। हद तो तब हो गई जब जवानों के नाम पर भी ठगी की जाने लगी। जी हां, एक ऐसा ही मामला अंबाला से सामने आया है। अंबाला में सेना का जवान बताकर ऑनलाइन ठगी से नान्योला के रहने वाले किसान परमजीत सिंह से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर 3,42,000 रुपए ठग लिए गए। परमजीत सिंह OLX नामक एक ऐप पर फर्जी विज्ञापन के जरिए ठगी के शिकार हुए हैं। पैसे अपने खाते में डलवाने के बाद ठग ने अपना फोन भी जो बंद कर दिया है। चोरी और डकैती के मद्देनजर रखते हुए अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदेव रंधावा के नेतृत्व में साइबर क्राइम से बचने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे अंबाला में पुलिस अधीक्षक श्री जशनदीप रंधावा के
निर्देश अनुसार अम्बाला पुलिस द्वारा साइबर अपराध से बचने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समय समय पर आम नागरिक और स्कूल कॉलेजों में साइबर क्राइम से बचने के लिए लेक्चर दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग ठगों का झांसे में आके साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसा ही मामला एक नन्योला गांव के किसान हैं परमजीत सिंह, उन्होंने ओलेक्स जो फेक आईडी बनाई हुई थी, उस पर एक जवान जो ट्रैक्टर बेचना चाह रहा था, फर्जी ऐड देख के उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर फ़ोन करके उससे बातचीत की और जो उसमें अमाउंट थी, जो अमाउंट अपने खाते में डलवाई और उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो कंप्लेनेंट है वो हमारे पास आया, जिसमें हमने केस रजिस्टर्ड किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 3,42,000 अमाउंट है जो उसके खाते में डाली गई है। हाँ, उसने आर्मी पर्सन से अपनी आईडी डाली हुई थी। करनाल जिले के गांव गोंदर में मामूली कहासुनी होने के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। बता दें कि नीलोखेड़ी हल्का विधायक धर्मपाल गोंदर भी इस गांव से संबंध रखते हैं। बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी थी, जहां आरोपी युवक और गोल्डी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। गांव वालों ने बीच बचाव करवाया और दोनों अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन शाम के समय युवक गोल्डी को घर से बुलाया गया और उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से गोल्डी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया है और एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि गोलीकांड वाली जगह पर ना तो पुलिस पहुंची और ना ही एफएसएल की टीम। अजीत ने इसको रात करीब 6-7 बजे गोली मार दी। लोग मौजूद थे वहाँ, क्या कहा सुनी, किस बात पर कुछ पता चल उस बात की अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये कितने बजे की कल घटना होगी, क्या था पूरा मामला? ये करीब 6 बजे लिखवाया है इन्होंने। कार्रवाई क्या की गई सर अब तक? 302 IPC मुकदमा दर्ज करके दोनों की बात करें, चाहे गोल्डी की चाहे अजीत की, तो क्या ये मेहमान के तौर पर गए थे? परिवार की इनके परिवार की शादी थी? हाँ, परिवार के गांव में शादी थी, बरादरी में, तो उसमें गई मैं। मामला कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ सर? तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस बारे। मामला तो दर्ज हुआ होगा ना, FIR तो दर्ज हुई होगी। तो क्या अजीत FIR में कितने लोगों का नाम? ही अजीत था। उन्होंने FIR में एक नाम लिखवाया है, अब इन्होंने 4-5 नाम और बताए हैं। कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? अभी कर रहे हैं। तो क्या मामला, एक बार दो बात? सूरजपाल का लड़का था जी, इन्होंने काम किया जी। पहले भी कभी कहा सुनी हुई थी गोल्डी के साथ कि पहली बार ये कहा सुनी और उसमें गोली मार दी? नहीं, पहली बार ही हुई जी, छोटी सी बात थी जी, कुछ भी बात नहीं थी। उसका पिताजी भी तो उसके पापा भी जी पास में थे। हमारा लड़का है जी, बिल्कुल। पहले भी 307, 302 ऐसे मुकदमे हैं जी उसके पास, उसी के ऊपर। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी पूरे मामले में? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई जी। FSL की टीम पहुंची वहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा जी? मौके पर पुलिस नहीं पहुंची वहाँ? नहीं, मौके पर नहीं पहुंची। बाद में गई तो हमें पता नहीं है जी। हम यहाँ आपके गांव के विधायक हैं, विधायक साहब को पता है इस चीज के बारे में? बातचीत हुई गांव में कि क्या हुआ, गांव के अंदर इतना बड़ा मामला हो गया, युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई? जी, कोई इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हरियाणा के कैथल के पतंग नगर में एक घर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल इस परिवार ने यह सामान लड़कियों की शादी के लिए इकट्ठा किया था। गरीब परिवार जनवरी माह में 2 लड़कियों की शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कल रात अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और परिवार वालों की माने तो इस आग में लगभग 2 लाख रुपए का सामान जल गया है। मजदूर परिवार ने थोड़ा थोड़ा कर यह सामान इकट्ठा किया था, लेकिन आग लगने से परिवार के सपनों पर पानी फिर गया। परिवार ने सरकार और लोगों से मदद की गुहार लगाई है ताकि जवान बेटियों की शादी की जा सके। कितने बजे घटना, क्या कुछ हुआ सर? यह 1 बजे हुई है जी। क्या घटना? बिजली के साथ हुई है जी, इसमें इसकी वजह तो लग गई। इसमें क्या हुआ, सब कुछ बता दो। हाँ जी, सारा कुछ बता दो, क्या कुछ हुआ? इसमें बिजली की वजह लग गई जी, इसमें सारा जल गया।
क्या दो था जी इसमें? इसमें लड़कियों का सारा सामान था जी, ब्याह की वो तैयारी करती थी जी। जी क्या कुछ था सामान में? सारा जो सब ब्याह का सामान हो है जी, सारा था लड़कियों का। हाँ, थूम भी सारा जितना सामान था सब का राख हो गया जी इसका। आपको किसको पता चला ये घटना हुई है? इसमें मैं पड़ा था जी, खड़का आया मैंने, आवाज़ आई एकदम मैं बाहर लिख गया जी। एकदम। फिर मैंने बच्चे तक कहा वहाँ उठियो, फिर मेरे पड़ोसी भी आए जी। तो फायर ब्रिगेड गाड़ी रात को पहुंची? हाँ जी पहुँची है जी। कितने बजे तक आई थी? 10 मिनट में आ गई। 10 मिनट में आ गई थी जी। पुलिस से कोई आया हो? पुलिस से PCR गश्त वाली आई थी बस जी। जिनके सफेदों में समाज सेवियों व सफेदों पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना हेलमेट बिना मास्क जागरूकता अभियान नगर के हर पुल पर शुरू किया गया, जिसमें नगर के सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ नागरिकरण व सफेदों सिटी थाना प्रभारी सुरेश कुमार व उनकी टीम ने दोपहिया वाहन चालकों को समझाया कि हेलमेट का कितना अहम रोल होता है। साथ ही बताया गया कि जिंदगी तो बचेगी ही, चालान भी नहीं कटेगा। इस दौरान समाजसेवी संगठनों, शिक्षकों और पुलिस जनों ने रेलवे रोड पर दोपहिया वाहन चालकों को समझाते हुए हेलमेट लगाने का वादा लिया और गुलाब के फूल भेंट किए। अभियान के दौरान लोगों ने इसकी खुलकर सराहना की। आज हमारी समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने जो बिना हेलमेट वाले सवार हैं उनको प्रेरित करने के लिए, और आज के समय में जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसके बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है समाजसेवी के साथ मिलकर, ताकि जो टू व्हीलर सवार है वो अपना हेलमेट पहने, हेलमेट पहनने के बाद सुरक्षित रहे, और हेलमेट को अपना टाइट पहने, ज़्यादा ये स्ट्रिप टाइट लगाएं, ताकि बाई चांस कोई मोटरसाइकिल फिसल जाता है तो हेलमेट ना उतरे और वो टू व्हीलर सवार सुरक्षित रहे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।